आइए इस सेगमेंट में हम आगे की बात करें। इस पर हम लोग बात कर रहे थे कि प्लांट्स में किस तरीके का क्लासिफिकेशन इनका कैसे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में पाए जाते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, और जो ऐसी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर कि पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, ऐसे प्लांट्स को जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट प्लांट्स की तमाम कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कशन किया अभी कि पत्तियाँ छोटी होती हैं कांटे की तरह से, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं पत्तियों की तरीके से, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनमें होती है, वैक्स कोटेड होते हैं ताकि पानी का नुकसान ज़्यादा ना हो। स्टोमेटा डर्मिस में धंसे हुए पाए जाते हैं, इनको संकेन स्टोमेटा कहते हैं, और इसके साथ साथ इनकी जो पत्तियां होती हैं छोटी होती हैं, स्पाइन नुमा होती हैं, ठीक है, जिससे कि इनका वाटर लॉस ज़्यादा ना हो सके। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। आइए और बात करें। हाँ, एक और इसमें छूट रहा है, मीजोफाइट्स की अगर हम बात करें। हाइड्रोफाइट बता दिया, जीरोफाइट्स बता दिया, नाउ कम टू द मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर पानी की ना तो ज़्यादा अधिकता है और ना ही इनके जीवन में पानी की कमी है। मीजोफाइट्स हम प्लांट्स की बात करें अगर मीजोफाइट्स की, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं फाउंड वेयर एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। ये ऐसी जगह पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं जहाँ पर पानी की ना अधिकता है और ना ही कमी है, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार होता है। ध्यान रहे कि हम लोग जो क्रॉपिंग करते हैं, किसान जो खेत में अपनी फसल उगाते हैं, तो जितने भी प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, चूँकि पानी की ना तो अधिकता होती है और ज़रूरत पड़ने पर हम उनकी सिंचाई कर देते हैं, तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो मीजोफाइट्स की कंडीशन में आते हैं, ठीक है। तो ऑल क्रॉप लैंड्स ये सब मीजोफाइट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से पौधों का कैटेगराइजेशन हो गया। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में एक एडाप्टेशन होता है एयर में पाए जाने वाले, एरियल एडाप्टेशन होता है इनमें, एरियल एडाप्टेशन इनमें होता है, क्योंकि ये भी एक तरीके से ड्राई एटमॉस्फेयर माना जाएगा। जैसे बर्ड्स होते हैं इनमें एरियल एडाप्टेशन होता है, तो इनके जीवन में पानी की कमी होती है, ज़रूरत के अनुसार ये पानी पी लेते हैं, लेकिन एक्वाटिक बर्ड को अगर हम छोड़ दें, जो एरियल एडाप्टेशन जिन बर्ड्स में होता है, तो आपको पता है कि पानी इनमें बहुत कम उपलब्ध होता है इनको। इस वास्ते क्या होता है कि ये यूरिन डिस्चार्ज नहीं करते। इनका जो यूरिन होता है उसके लिए ब्लैडर अलग से नहीं होता है कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा निकल रही, दरअसल में ये यूरिक एसिड का डिस्चार्ज करते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में। तो ये जो यूरिक एसिड होता है इनके फीकल मैटर के साथ बाहर चला जाता है, इनके फीसेज के साथ बाहर चला जाता है, इसलिए अलग से इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। तो जो एरियल एडाप्टेशन होता है इनमें क्या होता है, लेस अबंडेंसी ऑफ वाटर होता है, लेस अबंडेंसी ऑफ वाटर। अब इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, do not have air bladder, sorry urinary bladder। चूंकि यूरिन इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती नहीं तो स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, तो यूरिनरी ब्लैडर इनमें नहीं पाया जाता है। एरियल एडाप्टेशन ये है, वाटर लॉस कम करना है इनको पानी का, चूँकि पानी ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है। तो एरियल एडाप्टेशन में जैसे बर्ड्स होते हैं, ये सब ये बर्ड्स हैं जिनमें इस प्रकार का एडाप्टेशन होता है। इसी प्रकार से एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होता है, पानी की ना अधिकता है ना पानी की कमी है। इस प्रकार के एनिमल्स दो कैटेगरी में आते हैं, दोज एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड,
अब इसमें लैंड स्लेन आते हैं, टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल्स आते हैं, अब ये किस प्रकार का एक्सक्रीशन करते हैं? क्योंकि ये ज़मीन पर पाए जाते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं जो लैंड पर पाए जाने वाले होते हैं, इन सब के जीवन में पानी की कमी होती है। ऐसी कंडीशन में इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता और ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोज एक्सक्रीटिंग यूरिया, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। इनको थोड़ा पानी मिल जाता है, जैसे हम लोग हैं। मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में क्या होता है कि ये यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं और ज़रूरत के अनुसार इनको पानी उपलब्ध हो जाता है, पानी की ज़्यादा किल्लत नहीं होती है, तो इस प्रकार से ये यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। राइट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ऐसे एनिमल की जो कि पानी में पाए जाते हैं, तो अगर वो पानी में पाए जाते हैं तो फिर वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं या फिर यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये तो हो गया मोड ऑफ एक्सक्रीशन। अब तमाम प्रकार के एडाप्टेशंस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिसकी बात करने चल रहे हैं वो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन के आधार पर दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक नीड। अगर हम देखें ऑस्मोटिक नीड के आधार पर, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक हो गए ऑस्मो रेगुलेटर और दूसरे हो गए ऑस्मो कन्फर्मर। ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, कीप देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन कांस्टेंट, कीप देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन कांस्टेंट। इसमें कौन कौन आते हैं? इनके एग्जाम्पल्स में ऑल मैमल्स, बर्ड्स, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स and plants। few lower vertebrates and few, सबके साथ few लगा है, मतलब कुछ नॉन कॉर्डेट्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और ये मैमल्स और बर्ड्स, ये सब किस में आते हैं? दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर्स। अर्थात इनकी बॉडी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, इनमें से कौन कौन से होते हैं? तो ये लगभग 99% ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसमें एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और ऑस्मो कन्फर्मर्स। ये क्या होते हैं? ये अपनी बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रख सकते और इन्वायरमेंट, जो इनका इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है उस मीडियम का, उसके अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया में दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, एक रेगुलेटर्स और दूसरे होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट ऑफ टॉलरेंस अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिट ऑफ टॉलरेंस,
दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, यूरी हैलाइन एंड स्टीनो स्टीनोहेलाइन एंड यूरी हैलाइन एनिमल्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें लिमिट ऑफ टॉलरेंस वाइड होता है, वाइड रेंज होता है, अर्थात ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में अगर ज़्यादा चेंज आ रहा है तब भी ये एडाप्ट कर लेंगे अपने आप को। और इनमें क्या होता है, दीज हैव नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस। अगर ऑस्मोटिक फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि ऑस्मोटिक जो रेंज होता है उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा अगर हो रहा है तब भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया में ऑस्मोटिक टॉलरेंस के आधार पर ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये रहा वाटर। इसके पहले हमने क्या बताया था, टेम्परेचर। अब बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है दैट इज लाइट। तीसरा जो एबायोटिक फैक्टर है दैट इज लाइट। सोर्स ऑफ लाइट अगर यूनिवर्स की बात करें इट इज सन। धरती पर जो लाइट आपको प्राप्त हो रही है जो कि पौधों के काम आती है वो कौन सी होती है, वो सन लाइट होती है। इट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए तो जरूरी है ही है, एंड इट इज फॉर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। लाइट इसेंशियल है पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके साथ साथ एक निश्चित लाइट पीरियड होता है जिससे कि पौधों में फ्लावरिंग होती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स ऑन स्पेसिफिक ड्यूरेशन the light period, it is known as photoperiodism। प्लांट्स में एक निश्चित ड्यूरेशन की लाइट का अगर एक्सपोजर होगा तो उनमें फ्लावरिंग होती है, अदरवाइज उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इस प्रकार से लाइट के ड्यूरेशन पर जो ये डिपेंडेंसी यहाँ पर हो रही है, हम इस प्रॉपर्टी को पौधों के फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। ये जो डिपेंडेंसी है किस चीज़ के लिए है, फॉर फ्लावरिंग। जो डिपेंडेंसी लाइट पर है प्लांट्स की वो किस चीज़ के लिए है, वो फ्लावरिंग के लिए है। तो पौधे जो होते हैं एक निश्चित ड्यूरेशन की लाइट से उनका एक्सपोजर होने पर उनमें फ्लावरिंग होती है, और इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देते हैं, इट इज़ नोन एज द फोटो पीरियडिज्म। और इस आधार पर पौधों को कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी कैटेगरी होती है किस आधार पर, फोटो पीरियडिक ड्यूरेशन के आधार पर। इनमें से एक होता है शॉर्ट डे प्लांट होते हैं,
दूसरे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। तीसरे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। चौथी कैटेगरी इनमें होती है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। और पांचवी कैटेगरी इनमें होती है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। इस तरह से पौधों का ये कैटेगराइजेशन किया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की लाइट को ये रिस्पांस देते हैं और उस आधार पर इनमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो है प्लांट्स को हम इस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स एंड शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स एंड लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। ये सब फोटोपेरिडिज्म में आप डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब ये है कि इसमें जो डे पीरियड होता है, लाइट पीरियड और डे पीरियड की अगर हम बात करें तो लाइट का जो ड्यूरेशन होता है लगभग ये 16 आवर्स होता है। अगर दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे पौधों को लाइट मिल रही है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, तो ये डार्क पीरियड होगा और लाइट पीरियड यहाँ पर केवल 8 घंटे का होगा। इसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, लाइट पीरियड जो होता है, L स्टैंड्स फॉर लाइट, यहाँ पर ये 16 घंटे होगा और जो डार्क पीरियड होता है इट इज़ फॉर 8 आवर्स। ये जो डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं तो कोई रेगुलर इनमें जो है ट्रेंड नहीं होता है लाइट को लेकर के फ्लावरिंग में। जो शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट है तो इनमें कह रहे हैं कि प्लांट्स की अर्ली स्टार्टिंग जो कंडीशन होगी, अर्ली स्टेज में, जुवेनाइल स्टेज में शॉर्ट डे कंडीशन होनी चाहिए और जब उनकी फ्लावरिंग हो रही हो तो लॉन्ग डे कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी जो है लॉन्ग शॉर्ट डे में ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि जुवेनाइल पीरियड में हमको लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए और जब उनमें फ्लावरिंग हो रही हो तो लाइट का ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्लांट्स को इनके फोटो पीरियोडिक रिस्पांस के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, राइट। आपको पता है कि पौधे जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाइट के अनुसार होता है। आपको पता है कि लाइट का पेनिट्रेशन पानी में 500 मीटर से ज़्यादा डीप में नहीं होता, इसलिए इससे भी ज़्यादा गहराई में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एकदम डार्कनेस मिलेगा। फिर वहाँ पर लाइट का सोर्स कौन होता है, ये आपकी एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 500 मीटर, अगर हम आधा किलोमीटर से नीचे पानी के अंदर जाएं, वहाँ पर लाइट नहीं है, डार्कनेस है, वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर कुछ खास प्रकार के एडाप्टेशन के साथ कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, राइट। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 500 मीटर के नीचे अगर डार्कनेस में हम जाएं तो वहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, क्या प्लांट्स होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, उनमें कीमोसिंथेसिस होती है। दो प्रकार के ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स जो सनलाइट का इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खास प्रकार के केमिकल को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उससे ये करते हैं। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर मेंशन कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और सवाल आपसे बन सकता है। तो ये नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन ये है कि गहराई में, अब आप समझ लीजिए लाइट पहुंचती कहां तक है, सनलाइट penetrates only up to the depth of 500 meter in water। पानी में लगभग 500 मीटर की गहराई तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। बियॉन्ड दैट देयर इज डार्क कंडीशन। नो लाइट, यहाँ पर लाइट नहीं है। अब अगर लाइट सोर्स यहाँ पर नहीं है तो फिर किस प्रकार से यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सम
माइक्रोब्स फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग केमिकल एनर्जी। यहां लाइट एनर्जी यूज नहीं होती, तो ये केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, इसलिए इनको हम केमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। दीज आर नोन एज केमो ऑटोट्रॉप्स और केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनको कहा जाता है, राइट। ये केमो ऑटोट्रॉप्स या केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो हमेशा इसको आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह से जो है ये कुछ ऐसे प्लांट्स, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो गहराई में पाए जाते हैं। ये गहराई में होते हैं और यहाँ पर इनसे फोटोसिंथेसिस होती है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ कि ये गहराई में पाए जाने वाले कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जहाँ पर लाइट सोर्स नहीं है, रोशनी नहीं है, तो वहाँ पर ये क्या काम करते हैं, ये इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये कुछ खास प्रकार के केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं और उसका ये इस्तेमाल करते हैं। अब आइए और चौथे फैक्टर की बात करें जिसे हम सॉयल कह रहे हैं, मिट्टी। अर्थ सरफेस का टॉप जो 1 फीट गहराई का मटेरियल होता है उसको हम सॉयल कहते हैं। कितना? 1 फीट डीप ऑफ अर्थ सरफेस, इट इज नोन एज सॉयल। हम इसी को सॉयल कहते हैं, जो कि 1 फीट गहराई का होता है। मिट्टी 1 फीट गहरी जो होती है उसको हम सॉयल कहते हैं। अब यहाँ पर ग्रो करने वाले क्या होते हैं, जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें क्रॉप्स होती हैं, इनमें फंजाई होते हैं, इनमें माइक्रोब्स होते हैं, इनमें ग्रासेज होती हैं, ये सारे होते हैं। और मिट्टी की जो क्वालिटी होती है ये देखना है। क्वालिटी ऑफ सॉयल की अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले तो इसके पीएच वैल्यू को हम देखते हैं कि मिट्टी का पीएच कितना है, अल्कलाइन है या एसिडिक है। इसी आधार से ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइनिटी कितनी है उसकी, एसिडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ज़्यादातर के लिए अल्कलाइन सॉयल जो होता है ये ठीक होता है ग्रोथ के लिए, अल्कलाइनिटी होनी चाहिए, तो सॉयल जो है वो अच्छा। तो हम मिट्टी का पीएच काउंट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है इसमें, सॉयल की क्वालिटी जब हम आते हैं तो मिनरल रिचनेस देखते हैं। मिनरल रिचनेस हम इसे कहते हैं स्टैंडिंग क्वालिटी। मिट्टी के अंदर उपस्थित जो मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स को फर्टिलिटी देते हैं, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, हम उसे स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। यानी कि मिट्टी के अंदर उपस्थित जो मिनरल न्यूट्रिशन होता है हम उसको स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। और यहाँ पर ग्रोइंग जो द लाइफ दैट इज सपोर्टेड बाय द सॉयल, हम इसी को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मिट्टी का पीएच हमें जानना है, उसमें उपस्थित जो मिनरल्स हैं इनकी क्वांटिटी जानना है, और हमको ये जानना है कि हमारी ये जो सॉयल है ये उसको कितना उपलब्ध कराएगी, सपोर्ट कितना देगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो जितने मिनरल्स मौजूद हैं मिट्टी के अंदर उसको हम स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं, और इसमें जो लाइफ सपोर्ट होती है, जो क्रॉप्स यहाँ पर उगती हैं उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, राइट। इस प्रकार से हमने एबायोटिक फैक्टर्स ये जितने थे सारे डिस्कस कर लिया, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल एंड लाइट। बात समझ में आ गई?
इकोसिस्टम में और ढेर सारी बातें हम करेंगे, यहाँ पर अभी फ़िलहाल इतना ही। और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिजम्स अपने हैबिटेट में किस प्रकार से एडाप्टेशन शो करते हैं, किस किस तरीके का एडाप्टेशन होता है, ये सारा हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये बाकी आज का जो ये जो लेक्चर है ये 2 सेगमेंट में है, ए और बी के फॉर्म में, क्योंकि बीच में ट्रिप कर गया था स्पेस ना होने की वजह से, तो पहले हमने स्पेस फ्री किया इसका, तो दूसरा वीडियो बना है, तो ये दोनों वीडियो मिला करके आप इसको स्टडी करिए। राइट, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडाप्टेशन इन एनिमल्स।